हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हेमराज लेकर आज हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से परीक्षा से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि बीएसटीसी प्रथम वर्ष और बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के एग्जाम प्रारंभ होने वाले हैं। 7 तारीख से बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के एग्जाम और 8 तारीख से बीएसटीसी प्रथम वर्ष के एग्जाम प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ सामान्य जानकारी आपके सामने पेश करूंगा कि परीक्षा का नाम सुनते ही हर व्यक्ति के, हर शिक्षार्थी के मन में एक खलबली हो जाती है, एक डर सा पैदा हो जाता है कि परीक्षा आ गई, मैंने कुछ पढ़ा नहीं और परीक्षा में क्या होगा, कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं। एक तनाव में हो जाता है और उस तनाव के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और कई बार ये होता है कि डिप्रेशन के कारण बहुत सारी चीज़ों को याद करने के बावजूद भी वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो परीक्षा का नाम सुनते ही स्टूडेंट तनाव में आ जाते हैं, मगर ये डर कोई असली डर नहीं है। मगर ये डर कोई असली डर नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है जिसका सामना हर शिक्षार्थी को, हर व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर कोई परीक्षा दे रहा है तो उसका इस बात का सामना करना होता है। अब बात यह आती है कि हजारों बच्चे एक ही परीक्षा को देने जाते हैं। जैसे आप कल देने जाओगे, परसों बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले देने जाएंगे। अब सभी समान तैयारी करते हैं, सभी समान एक ही किताब से वो नोट्स पढ़ते हैं, एक ही किताब से सभी चीज़ें पढ़ के जाते हैं। तो सभी के नंबर अलग अलग क्यों होते हैं, सभी के मार्किंग अलग अलग क्यों आते हैं। कई बच्चे तो होते हैं कि अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, कई बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, कई बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, कई बच्चों के नंबर कम आते हैं। जब समान रूप से वो पढ़ के जाते हैं तो सभी के मार्किंग अलग अलग क्यों होती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं हमारी गलतियों के कारण, हमारे ही व्यक्तिगत परेशानियों के कारण हम उस परीक्षा को सही तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे ही मैं सामान्य जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि परीक्षा में नंबर कैसे ज़्यादा लाया जाए, परीक्षा में हम टॉप कैसे की जाए, परीक्षा में हम पढ़ाई कैसे की जाए, किस तरह से पढ़े जिससे हम अच्छे नंबर ला सकें। तो जब पढ़ाई प्रत्येक व्यक्ति करता है तो सभी के नंबर अलग अलग क्यों आते हैं, इसका रीजन मैं यहाँ बताऊंगा। अब सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये बात सही है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक एक दिन में मेहनत और प्रयास करने से जरूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक एक दिन मेहनत और प्रयास करने से अवश्य मिलती है। तो मैं आज बताऊंगा कि परीक्षा दो है। एक तो परीक्षा से पहले, परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान, परीक्षा के दौरान। इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद। अब परीक्षा से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी है, जैसे नियमित 2 या 3 घंटे पढ़ें। नियमित रूप से 2 या 3 घंटे पढ़ें। ये आप एक बात गांठ बांध दें, क्या मुझे रोज के 2 या 3 घंटे पढ़ना है, चाहे सुबह पढ़ो, या शाम पढ़ो, या नाइट में पढ़ो, कभी भी पढ़ो, लेकिन 2 से 3 घंटे आपको डेली पढ़ना है। पढ़ाई करने के लिए 2 से 3 घंटे अवश्य पढ़ने हैं। फिर दूसरी बात है कि पढ़ने का टाइम टेबल बनाएं। पढ़ने का टाइम टेबल बनाएं। हर पुस्तक का पढ़ने का एक तरीका होता है कि मुझे कौन से समय में कौन सी पुस्तक पढ़नी है।
अब मुझे मेरे अनुसार और कौन सी पुस्तक सुटेबल होगी जिस समय मैं अच्छे से पढ़ सकूँ। हर उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे कितने बजे उठना है, कितना पढ़ाई करनी है, घर का काम कब करना है, मुझे फ्री कब होना है, मुझे नींद कब निकालनी है, इस सभी का पूरा टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए। अव्यवस्थित कार्य योजना हमेशा हमको असफलता ही देती है। व्यवस्थित कार्य और व्यवस्थित योजना से हम सफलता की शिखर पर पहुंचते हैं। फिर इसके बाद तीसरा अपना बिंदु रहेगा, तीसरा रहेगा अपने शांत व एकाग्र होकर अध्ययन करें। आप जब भी परीक्षा की तैयारी करते हो, कोई भी विषय वस्तु पढ़ रहे हो, तो आप उसको एकाग्र होकर पढ़ें। कोई भी अपने ऊपर बोझेशन या किसी प्रकार की समस्या को लेकर अपने विषय की आप परीक्षा की तैयारी न करें। उससे ना तो आपको वो याद होगा और न ही वो समझ में आएगा। इसलिए शांत व एकाग्र होकर अध्ययन करें। उसके बाद में चौथा है, जब भी आप अध्ययन करें तो मुख्य बिंदुओं को हाईलाइटर करें। जब भी आपको ऐसा लगे कि परीक्षा में आने जैसी वो विषय सामग्री है या परीक्षा में आने जैसी वो क्वेश्चन है या उसका आंसर है, तो उसको हाईलाइट करें। हाईलाइट करने से क्या होगा कि आप परीक्षा के दिन उसको एक बार वापस से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद हाथों आप नोट्स बनाएं, नोट्स बनाते रहें। आज जो भी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, जिस विषय की तैयारी कर रहे हो, तो उसको आप नोट करते रहे, नोट्स में लिखते रहे, जिससे आप परीक्षा के दिन उसको एक बार वापस रिवीजन कर सकते हैं और अपनी लिखा कोई भी सामग्री उसमें अपन को आसानी भी होती है। तो उसको हमेशा नोट भी करते रहे। और छठा है, विषय अध्यापक से संपर्क रखें। विषय अध्यापक के संपर्क में रहें। अगर आपको किसी भी विषय से अगर कोई समस्या आ रही है या किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, तो आप उस विषय अध्यापक के संपर्क में रहे, उनसे पूछते रहे, उनसे वो समस्या का हल और विषय की जो भी समस्या होती है उनसे निकालते रहे और पूछते रहे। और सातवां है, कठिन विषय को समय ज्यादा दें। कठिन विषयों पर ध्यान अधिक दें। जो भी आपके 8 या 9 या 10 विषय होते हैं, उस विषय में कोई विषय आपको ऐसा लग रहा है कि कठिन है, जैसे गणित है, अंग्रेजी है, इन विषयों पर विशेषकर ध्यान दें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि याद करने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि प्रथम वर्ष में इन विषयों में बैक आ जाती है और सेकेंडरी में उन विषयों को वापस दोबारा देना पड़ता है। तो हम अगर पहले से अगर इसकी तैयारी अच्छी करें तो हमारे को ये मौका या हमारे को ये जैसे बैक नहीं आएंगे। इसलिए उन विषयों पर ध्यान ज़्यादा दें जो आप अच्छे से मतलब कि आपको कठिन लग रहे हो और परेशानी डाल सकते हैं, तो उसको ज़्यादा याद करें, उसमें समय ज़्यादा दें। फिर अपना स्वयं का परीक्षण लें। अपना स्वयं का परीक्षण लें। परीक्षण का मतलब होता है कि आप अपना खुद का मूल्यांकन खुद करें। आप एक दिन ऐसा समय निकालें जिस समय आप 2 घंटा 5 प्रश्नों 10 प्रश्नों को नोट करके आप उस प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो आपको अवगत होगा कि मैं 1 घंटे में कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकती हूँ।
और किस तरह से लिख सकते हो, आपकी लिखावट भी अच्छी होगी, आपको वो लिखने से प्रश्न के उत्तर भी याद होंगे, स्थायी होंगे। ठीक है। और नौवा है कि विषय वस्तु को याद करें, यानी विषय वस्तु को स्मरण करें, न कि रटे। आपको कोई भी विषय वस्तु या किसी भी विषय को पढ़ रहे हो, किसी भी विषय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसको याद करें, स्मरण करने की कोशिश करें, ना कि उसको रटे। क्योंकि रटी हुई विषय वस्तु हमेशा कभी भी स्थायी नहीं होती, हमें बाद में वो याद नहीं आती। रखना नहीं है, आप कम चीज पढ़ो लेकिन उसको पढ़ो स्थायी से, पढ़ो एकाग्र से, उसको याद होना चाहिए। और लास्ट में अपने आप को तनाव मुक्त रखें। परीक्षा के दौरान, परीक्षा में तनाव मुक्त रहे। यानी परीक्षा के दौरान आपके 8-10 दिन जो भी परीक्षा चल रही है, उस समय अपने आप को तनाव मुक्त रहे, चिड़चिड़ापन ना रखें, और किसी भी प्रकार की घर में अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को दूर रखें, उससे दूर रहें। क्योंकि ये बहुत सारी चीजें अपने मस्तिष्क पर हावी होती है और अपना मन पढ़ाई में नहीं लगता। जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो आपको कोई भी चीज याद नहीं होगी। इसलिए अपने आप को तनाव मुक्त रहे। और कई लड़कियों की तो शादी हो चुकी है, तो मैं उनको स्पेशल ये कह रहा हूँ कि वो अपने परिवार में किसी भी प्रकार की परेशानी ना रखे, किसी भी प्रकार की समस्या अपने ऊपर हावी न होने दें। तो ये तो थी परीक्षा से पहले की बात। अब परीक्षा के दौरान जब आप परीक्षा देने जाते हो, परीक्षा का जब दिन आता है, तो उस दिन आपको क्या क्या करना है कि परीक्षा देने जाने से पहले हल्का भोजन करें। परीक्षा देने जाने से पहले हल्का भोजन करें। जब भी आपकी परीक्षा हो, परीक्षा जाने से पहले आपको हल्का भोजन ग्रहण करना है, कोई हल्का खाना खाना। ऐसा नहीं कि पूरा पेट भर के चले जाओ और फिर वहां पे आप बैठे बैठे उबासी लो, ऐसा नहीं करना। हल्का भोजन करना है जिससे आपको कहीं भी आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं आए। तो आपको परीक्षा देने जाने से पहले हल्का भोजन करें, और हो सके तो एक पानी की छोटी बोतल लेके जाओ। आप थोड़ा पानी पियो, एकदम से नहीं, थोड़ा पानी पीने का। पानी पीने से क्या होता है, थोड़ा सा एक रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है। तो थोड़ा करके उसको पानी पियो। फिर इसके बाद में परीक्षा को बोझ ना समझे। और दूसरी बात है इसके अंदर वस्त्र साधारण पहने। आप कोई भी परीक्षा देने जाते हो तो परीक्षा जाने से पहले आपको हल्के और ढीले कपड़े पहनने हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे टाइट कपड़े पहन के जाते हैं तो वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, अव्यवस्थित, मतलब है कि अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। इसलिए आपको परीक्षा के दौरान हमको हल्के कपड़े पहन के जाना है, यानी ढीले ढाले कपड़े पहन के जाना है। इसके बाद में परीक्षा को बोझ ना समझे। परीक्षा को बोझ ना समझे। जब भी आप चाहे कितनी भी आप तैयारी कर लो, अगर आपने परीक्षा का बोझ अपने ऊपर ले लिया है तो आप याद करा हुआ सब भूल जाओगे। आप परीक्षा जाने से पहले अपने आप बोले उस परीक्षा को बोझ नहीं समझना है, एक वर्क समझना है, एक प्रोजेक्ट समझना है, कार्य समझना है जिसको हमको 2 घंटे या 3 घंटे में निपटाना है। आप उसको बोझ ना समझे। और दूसरी बात है कि आगे परीक्षा सेंटर पर समय पर पहुंचे। आपका जो भी आसपास परीक्षा सेंटर देंगे, परीक्षा सेंटर पर आपको कब लगभग 1 घंटा या आधा घंटे
पहले पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको रोल नंबर लिख के देखना पड़ते हैं, आपका रूम देखना पड़ता है। और अगर आप लेट पहुँचते हो तो उसमें क्या होता है कि कई बार जाके कई जने रोल नंबर गलत अटेम्प्ट कर देते हैं, कई बार दिनांक गलत लिख देते हैं, और कई बार हड़बड़ा के वो बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं। जब एक गलती स्टार्टिंग में होती है तो वो शुरू से उसके माइंड में एक अलग सी उसको फीलिंग आती है और वो अपने आप को गिल्टी महसूस करता है कि आज समय पर आगे होता है तो मेरे से ये गलती नहीं होती, मुझे 2 बात सुनने को नहीं मिलती। इसलिए परीक्षा जाने से पहले हमेशा अपन को समय पे पहुंचना है। दूसरी बात है, जिस दिन आप परीक्षा देने जाते हो, वापस से बताओ, परीक्षा को बहुत जरूर समझे। परीक्षा में जाते हो, परीक्षा देने जाते हो तो उस समय अपने आप को फ्री माइंड रखें, सबसे हिले मिले, सबसे बात करें और हंसमुख रहें। आपके चेहरे पर एकदम एक हंसी होनी चाहिए, मुस्कुराहट वाला चेहरा होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे आप कहीं परीक्षा देने जा रहे हैं। नेक्स्ट है परीक्षा। अब ये परीक्षा की पहली बात, परीक्षा में प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा में प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। जब आप एग्जाम हॉल में आपकी परीक्षा स्टार्ट होती है तो आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, तो प्रश्न पत्र को एक बार ध्यान से पढ़ें कि भाई किस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है। एक बार आप पूरे माइंड में सेट कर दें। कई बार क्या होता है कि हमें लिखना क्या होता है और लिख क्या दे देते हैं। इसलिए प्रश्न पत्र को बराबर समझे कि प्रश्न किस उत्तर की डिमांड कर रहा है, हमें क्या उत्तर लिखना है, वो माइंड में सेट करें। फिर और दूसरी बात है, प्रश्न पत्र स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वही प्रश्न करें जो आपको सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा या अच्छा आता है। प्रश्न पत्र में लगभग 25 से प्रश्न होते हैं, 25 से 30 के बीच में प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों में आपको वो प्रश्न छांटना है या वो प्रश्न करना है जो आपको सबसे अच्छा आता हो, जो आपको एकदम अच्छे परफेक्ट होकर आए हो। उस प्रश्नों को सबसे पहले अटेंड करिए। हाँ, आप पहले प्रश्न से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी कर सकते हो। लेकिन प्रश्नों के उत्तर जब एग्जामिनर उस कॉपी को चेक करता है तो उसका हाथ हमेशा राइट पे चलना चाहिए। जब उसका राइट में हाथ चलता है तो उसकी एक मानसिकता होती है कॉपी चेक करने की कि यार ये बच्चा होशियार है। उसकी आपकी जो मार्किंग होगी, जैसे 5 में से 5 दिया है तो उसका हाथ एंड तक वैसे ही चलेगा। अगर स्टार्ट में ही आपने काट छाट करी और प्रश्न के उत्तर सही नहीं लिखे तो उसका हाथ क्रॉस से चलेगा। तो क्रॉस लगते ही उसके माइंड में ये हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं कमजोर है, और उसके बाद में भले आप अच्छे प्रश्नों के उत्तर भी लिखोगे तो लगभग उसके मन में ये चलता है कि वो 5 की जगह 4 ही लिखेगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि वही प्रश्नों को सबसे पहले करें जो आपको सबसे अच्छे से आता है। दूसरी बात है कि कॉपी उत्तर पुस्तिका में स्वच्छता रखें। लिखावट में आप स्वच्छता रखें। यानी आपको स्वच्छ यानी सुंदर शब्दों में लिखना है। कई बार क्या होता है कि बहुत से बच्चे होते हैं, फिर लिखते हैं, फिर काटते हैं, फिर वापस से लिखते हैं, फिर काट छाट करते हैं। काट छाट इतनी नहीं होनी चाहिए। आप पहले ये निश्चित कर लें कि मुझे लिखना क्या है, लिखने के फिर निश्चित करने के बाद में फिर आपका हाथ चलना चाहिए। आप कई बार क्या होता है लिखते कुछ और अपने को होता कुछ है, फिर काट दो। इससे काट छाट करने से क्या होता है कि अपनी जो उत्तर पुस्तिका होती है वो दिखने में भद्दी लगती है और एक एग्जामिनर के माइंड में एक नकारात्मक सोच बन जाती है, और नकारात्मक सोच बनते ही आपके नेगेटिव मार्किंग आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर शब्दों के बीच में गैप न रखें। शब्दों के बीच अधिक गैप न रखें। कई बार क्या होता है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने
सीमा को बढ़ाने के लिए, उत्तर सीमा को बढ़ाने के लिए वो दो शब्दों के बीच में ज़्यादा अधिक गैप रखने लगते हैं। तो उससे क्या होगा, आप किसी भी एग्जामिनर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो उसको सब ध्यान रखता है। आप कम लिखो, आप जैसे लिखते हो हमेशा वैसे ही लिखना है। आप एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें, जिससे क्या होगा, आपके कहीं ना कहीं मार्किंग में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप जैसा हमेशा लिखते हैं वैसे ही लिखावट लिखें। कई बार मैंने एक कॉपियाँ चेक करी है, कई बच्चे होते हैं जो दो शब्दों के बीच में गैप रखते हैं, वो अपनी उत्तर सीमा को बढ़ाने के लिए वो ये शो करना चाहते हैं कि हमने ज़्यादा लिखा है। ऐसा नहीं है, उत्तर की जो सीमा प्रश्न जो उत्तर की सीमा मांगता है उतना ही अपन को लिखना है। उसके बाद में प्रश्न से संबंधित ही उत्तर दें, प्रश्न से संबंधित ही उत्तर लिखें। जो प्रश्न पूछा गया है प्रश्न पत्र में उसी से संबंधित आपको उत्तर लिखना है। उसके अलावा कोई अनावश्यक बातें नहीं लिखनी, क्योंकि अनावश्यक बातों का कोई नंबर नहीं होता है। आपको जो प्रश्न पूछा है उससे संबंधित उसका ही उत्तर आपको देना है। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर उतना ही लिखें जितना पूछा है। प्रश्नों के उत्तर आपको उतने ही लिखने हैं जितना आपको पूछा है। एक नंबर का अगर प्रश्न पूछा तो उसके लिए आपको एक पेज भरने की जरूरत नहीं है, या ज़्यादा आपने जैसे 250 शब्दों का या 500 शब्दों का प्रश्न पूछा है तो उसको में आप एक या दो पंक्ति लिखोगे तो उसमें भी आपके उत्तर सीमा कम रहेगी। जितना आपको उत्तर पूछा है उतना ही आपको उत्तर देना है, क्योंकि उतने के ही नंबर मिलेंगे। आपने ज़्यादा लिखा है उसके उत्तर नहीं, उसके प्रश्न नहीं मिलेंगे। हाँ, जैसे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो उनके प्रश्नों के उत्तर आपको ज़्यादा ही लिखने हैं। अगर कम लिखोगे तो कम नंबर आएंगे। तो यह इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करें। अब आप जब प्रश्न पत्र लिखते हैं तो मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करना है। मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करना है। कोशिश ये करो कि प्रश्न के उत्तर हमेशा बिंदुओं के द्वारा लिखा जाए। आप बिंदुओं के द्वारा प्रश्न के उत्तर दोगे तो आपका जो जब उत्तर पुस्तिका होगी, जब एग्जामिनर चेक करेगा तो आपका प्रभावशील लगेगा। इसलिए मुख्य बिंदुओं और जैसे प्रश्न पत्र उत्तर लिखते हो तो मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करें। फिर जो प्रश्न के उत्तर आपको कम आते हैं, जब आपको जैसे लगता है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको हमको उनके आंसर कम आते हैं तो उन प्रश्नों को हमेशा बीच में करें। स्टार्ट में आपको वही प्रश्न करने हैं जो आपको बिल्कुल परफेक्ट आते हैं, फिर बीच में ऐसे प्रश्नों को उत्तर देने हैं जो आपको कम आते हैं, फिर लास्ट में उन प्रश्नों को उत्तर वापस देने हैं जो आपको वापस से परफेक्ट आते हैं। ऐसे इस तरह से प्रश्नों के उत्तर देने की एक मतलब श्रृंखला बनाए, जिससे क्या है कि आपका एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। और परीक्षा में हमेशा तनाव मुक्त रहे, कोई भी किसी भी प्रकार का टेंशन ना रखें। आप समय थोड़ा करके पानी पीते रहे। आपको अगर कोई बाहर जाना है तो बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। विशेषकर जो आपके कठिन विषय हैं उनमें विशेषकर ध्यान रखना है, जैसे गणित है, अंग्रेजी है, इन विषयों पर अधिक मेहनत करनी है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो टीचर में बैक आना एक सम्मान अपमानित है, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं तो अभी भी हम अगर लटक के पास हो गए और बैक ला के पास हो गए, ग्रेस से पास हो गए, कम नंबर से पास हो गए तो शायद उसको टीचर बनना सही नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। एक मेरी राय है कि अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपका लिखावट, आपकी जो भी चीज़ें मैंने बताई है उन चीज़ों में आपको एक अच्छा प्रोफेशनल अच्छा मतलब एक ही होना चाहिए। तो मैं सभी बच्चों को, सभी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष छात्र अध्यापकों को इस परीक्षा में उतरने के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे यकीन नहीं, पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से नंबर से पास होंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक कल के लिए और सभी को परसों के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं एक अंत में एक
चार पंक्ति कहना चाहूँगा कि नदियों का बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। जीते इस जमाने में मजबूत इरादों से उन्हें लक्ष्य पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।